Today we are discussing some of the questions of object-oriented programming techniques. So जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, C++ वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय. तो C++ को किसने डेवलप किया? ठीक है, तो जॉन स्ट्रॉस्ट्रप नहीं C++ को डेवलप किया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीजर लैंग्वेजेस. देखो, एक लैंग्वेज होती है प्रोसीजर और एक होता है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस. तो कौन से लैंग्वेजेस जिनको प्रोसीजर बोला जाता है, कौन से ऐसे जिनको नॉन प्रोसीजर बोला जाता है. तो देखो बताता हूँ आपको. प्रोसीजर लैंग्वेज वो होते हैं कि जिस लैंग्वेज में तरीका भी बताया जाए और क्या आउटपुट लाना वो भी बताया जाए. मींस व्हाट एंड हाउ दोनों कंसेप्ट पे काम आता है कि क्या हमें चाहिए और कैसे मिलेगा. जैसे जितने भी हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, C++, पास्कल, जावा, ये सारे हमारे प्रोसीजर लैंग्वेज होते हैं क्योंकि हम इसमें सारा प्रोसीजर बताते हैं. जैसे मान लो आपको सिंपल कैलकुलेशन भी करनी है तो आप 2+2 का अगर आपको प्रोग्राम भी लिखना है तो आप पूरा प्रोसीजर बताते हो, तब जा करके वो ऐड करता है. ओके, सो द सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच एक्चुअली टेल्स एंड हाउ द प्रोसीजर इज रिटन एंड व्हाट द आउटपुट विल कम. सो इसको बोलते हैं प्रोसीजर लैंग्वेजेस. तो ये इसमें बोथ ए एंड बी ठीक हो जाएंगे. ठीक है, ए एंड सी, पास्कल और जो सी, ये दोनों लैंग्वेज जो है प्रोसीजर है. स्मॉल टेक इस कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो रीयूजेबिलिटी इज़ ए डिज़ायरेबल फीचर ऑफ ए लैंग्वेज एज इट. तो रीयूजेबिलिटी बताइए क्या करता है. तो रीयूजेबिलिटी जो है एक डिज़ायरेबल फीचर है लैंग्वेज का. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इट डिक्रीजेज द टेस्टिंग टाइम. ये जो है टेस्टिंग टाइम को डिक्रीज़ करती है. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है. बी देखते हैं. लोअर्स द मेंटेनेंस कॉस्ट. ये मेंटेनेंस कॉस्ट को भी लोअर करती है. रिड्यूसेस द कंपाइलेशन टाइम. ये कंपाइलेशन टाइम को कम नहीं करती. कंपाइलेशन टाइम उतना ही रहता है, वो कम नहीं होता है. तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर ठीक हो जाएंगे. तो रीयूजेबिलिटी एक ऐसी फीचर है जिसमें टेस्टिंग टाइम कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, लेकिन कंपाइलेशन टाइम उतना का उतना ही रहता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. चूज़ द करेक्ट रिमार्क्स. करेक्ट रिमार्क्स को हमें चूज़ करना है. तो देखो ध्यान से पढ़ते हैं इनको. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं. C++ अलाउज एनी ऑपरेटर टू बी ऑपरेटेड. क्या C++ सारे ऑपरेटर्स को भी अलाउड ओवरलोड कर सकता है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. सम ऑफ द एग्जिस्टिंग, बी देखते हैं. सम ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड. कुछ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं किया जा सकता, ये भी गलत स्टेटमेंट है. जबकि कुछ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया जा सकता है. सी देखते हैं. ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैन नॉट बी चेंज. क्या ऑपरेटर प्रेसिडेंस को चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक बात है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. ठीक है, सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है. तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड. इनमें से बताना है कि हमें कौन सा ओवरलोड कर नहीं किया जा सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड. तो देखो इसमें किसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता. तो देखो इसमें बी और सी, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं. जबकि हमारा जो ये ग्रेटर देन डबल इक्वल टू सी आउट के साथ इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, आउटपुट दिखाने के लिए. तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सी इन के साथ इसका यूज़ होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए? ओवरलोडिंग के लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए इस ऑपरेटर को हम यूज़ कर सकते हैं. तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा. मतलब ए गलत हो जाएगा, बाकी बी और सी ठीक हो जाएंगे. मींस कि बी और सी इन दोनों को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं. ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग इज अदरवाइज कॉल्ड. तो ओवरलोडिंग को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? तो क्या इसको वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक कंसेप्ट मैनी फॉर्म, एक नेम एंड बहुत सारी फॉर्म. तो जो हमारा ओवरलोडिंग होता है, ओवरलोडिंग में भी ऐसे ही हम करते हैं. ठीक है, हम किसी फंक्शन को जब हम ओवरलोड करते हैं, उसके नाम सेम रखते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेंज करके उसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं ना. तो इस ओवरलोडिंग वाले कंसेप्ट को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट इसको बोल सकते हैं. तो इसको हम ओवरलोडिंग को एक्चुअली बोलते हैं एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म. ओवरलोडिंग इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है. ठीक है, C++ encourages structuring a software as a collection of components that are. तो इसमें देखो ये कोहेसिव और कपल, लूजली कपल्ड का कंसेप्ट आ रहा है. ठीक है, कोहेसिव और लूजली कपल्ड. तो देखो C++ में जो है ये बताइए कि कोहेसिव और लूजली कपल्ड के रिस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट ठीक है.
तो देखो सी प्लस प्लस ये करता है कि इसमें हाईली कोहेसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कंपोनेंट्स के लिए, और लूजली कपल्ड, ये दो स्टेटमेंट इसके साथ यूज होते हैं, हाईली कोहेसिव और लूजली कपल्ड। देखो हाईली कोहेसिव का मतलब क्या होता है कि जो क्लास के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटीग्रेटेड वे में रहेंगे, हाईली कोहेसिव क्लास के अंदर बाउंडेड रहेंगे, इसको हम कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कपल्ड का मतलब क्या होता है कि एक कंपोनेंट, एक क्लास यहाँ पर, एक क्लास यहाँ पर है, ये क्लास इसकी जो अंदर के कंपोनेंट्स है इस क्लास के कंपोनेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इनकी बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, तो ये लूजली कपल्ड होनी चाहिए। तो जब अलग अलग मॉड्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, क्लास आपस में जुड़ी होती है, तो कपलिंग उसको बोलते हैं। तो ये लूजली कपल्ड होना चाहिए और हाईली कोहेसिव होना चाहिए, तो ये सी प्लस प्लस की प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था। सी आउट स्टैंड्स फॉर, तो सी आउट बताइए, सी आउट की फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम? तो सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, इसको बोलते हैं कंसोल आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द फील्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। देखो सी प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर का जो फील्ड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं बताइए? तो देखो सी प्लस प्लस में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है, सी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, ध्यान रखना है। सी में जो स्ट्रक्चर हमारे होते हैं क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉरगेटिंग टू इंक्लूड ए फाइल लाइक सी मैथ और math.h दैट इज़ नेसेसरी विल रिजल्ट इन। मान लीजिए कोई हेडर फाइल को हम इंक्लूड करना भूल गए, ठीक है, तो क्या करेगा ये? क्या कौन सी एरर टाइप होगी? क्या ये कंपाइलेशन एरर होगी, वार्निंग आएगा, एरर एट लिंक टाइम आएगा, वार्निंग व्हेन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, क्या होगा? तो ये कंपाइलेशन एरर होगी, कंपाइल टाइम पे ही एरर पकड़ ली जाएगी। अगर आपने कोई math.h या कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करने से रह गया है, देन कंपाइलेशन एरर ही जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स अबाउट इनलाइन कमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो इनलाइन की बात कर रहे हैं, तो इनलाइन टर्म कहाँ पर यूज़ होता है? देखो इनलाइन टर्म यूज़ होता है सी प्लस प्लस में किसी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए। तो इनलाइन फंक्शन का मतलब होता है कि वो जो है कोड जब कंपाइलेशन होती है ना, तो जो फंक्शन होता है इनलाइन वो अपने आप को वहीं पर रिप्लेस कर लेता है, इसको इनलाइन कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन ये हर जगह नहीं चलता है, ये सिचुएशन बेस्ड कंसेप्ट है। तो इसके बारे में कुछ बात कही जा रही है, देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स आर ट्रू, ट्रू पूछ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसका ट्रू का देखो ए पढ़ते हैं। ए क्या कह रहा है? ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन लाइन बाई टाइपिंग द कीवर्ड इन लाइन बिफोर द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन। बिल्कुल ठीक बात है, जो हमारा रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसके जस्ट पहले आप इन लाइन लिख दीजिए, तो वो फंक्शन जो है इन लाइन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बी देखते हैं। ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन लाइन बाई टाइपिंग द कीवर्ड इन लाइन आफ्टर द रिटर्न वैल्यू। नहीं, ये गलत है, बाद में नहीं करते, शुरू में लिखते हैं। ठीक है। सी देखते हैं। ए फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इन लाइन मे नॉट बी ट्रीटेड इन लाइन। तो ये देखो ये भी ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इन लाइन मे नॉट बी ट्रीटेड इन लाइन, बिल्कुल ठीक बात है। जरूरी नहीं कि वो उसको इन लाइन हिट मे नॉट बी ट्रीटेड, वो इन लाइन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए और सी मतलब कि ये वाला डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 12. At what point of time a variable comes into existence in memory is determined by its। तो बताइए ये कि कौन इसको डिटरमाइन करता है कि भाई जो किस टाइम पर जो वेरिएबल है वो मेमोरी में एग्जिस्टेंस में आता है, तो ये कैसे पता चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है स्टोरेज क्लास। इसको पता चलता है वेरिएबल का एग्जिस्टेंस का मेमोरी में कब पता चलता है? स्टोरेज क्लास से पता चलता है। ठीक है, उसकी स्टोरेज क्लास से उसका पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफायर्स नीड नॉट बी ऑनर्ड बाय द कंपाइलर। तो इनमें से कौन से स्पेसिफायर्स हैं जिनको कंपाइलर्स को ऑनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो देखो ये ए और बी दोनों हो जाएंगे, रजिस्टर एंड इनलाइन। देखो रजिस्टर एंड इनलाइन जो होते हैं ये बेसिकली क्या है कि कंपाइलर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये ऑनर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंपाइलर को। कंपाइलर जो है स्टैटिक को कर सकता है, लेकिन रजिस्टर और इनलाइन जो होते हैं ये ऐसे कीवर्ड होते हैं, ऐसे स्पेसिफायर्स होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कंपाइलर से अपने आप को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, स्टैटिक जबकि ऑनर करता है, कंपाइलर जो है स्टैटिक को ऑनर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक। तो इनमें से बताइए किस चीज़ को हम स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, क्या हम क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम ऑब्जेक्ट को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं जो क्लास की ऑब्जेक्ट होती है? नहीं कर सकते। क्या हम फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, जावा में तो होता ही है। ठीक है, फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी ठीक हो जाएगा, ए और बी। तो क्लास और ऑब्जेक्ट को हम स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये इसका ए और बी, क्लास और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेक्स्ट, लेट, देखो ये फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट है। एक क्लास जो है दूसरे क्लास की फ्रेंड बनती है, तो उसके बारे में बताया गया है कुछ एग्जाम्पल को यूज़ करके। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक क्लास है ऐप। ठीक है, एक क्लास है ऐप, ये फ्रेंड है किसकी? सैपियन की, होमो सैपियंस की। ऐप क्लास सैपियन की फ्रेंड है। ठीक है, ह्यूमन बी ए चाइल्ड ऑफ सैपियन, सैपियन क्लास की ह्यूमन एक चाइल्ड क्लास है। मंकी जो है वो ऐप क्लास की एक चाइल्ड क्लास है। तो तब हमें बताना कि क्या चीज, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिखा हुआ है। तो सैपियन जो है इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ ऐप, सैपियन जो है ऐप का फ्रेंड नहीं है। देखो, ऐप जो है वो सैपियन का फ्रेंड है। ठीक है, ये बताया गया हमें, ये नहीं बताया गया कि भाई सैपियन ऐप का फ्रेंड है या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन ए ठीक है। फिर बताया गया ऐप इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। देखो, ऐप इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, तो ऐप कहाँ है? ये रहा, देखो ऐप इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, बिल्कुल, ऐप जो है वो सैपियन का फ्रेंड है, ऐप ह्यूमन का फ्रेंड नहीं है। ऐप किसका फ्रेंड है? सैपियन का फ्रेंड है। ऐप इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, मंकी इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ सैपियन। अब मंकी देखते हैं कहाँ है। मंकी इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ सैपियन, बिल्कुल ठीक बात है। मंकी भी जो है सैपियन का फ्रेंड नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारा ठीक हो जाएगा। तो हमारी जो ऐप क्लास थी ये फ्रेंड थी सैपियन की, सैपियन और कोई भी केस हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो 16 का जो है डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक क्लास हैविंग नो नेम। देखो, सी प्लस प्लस में कंसेप्ट होता है क्लास हैविंग नो नेम, बस हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं, आगे कोई नाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्लास हैविंग नो नेम, तो क्लास एनोनिमस क्लास उसको बोलते हैं ना, एनोनिमस क्लास। तो क्लास हैविंग नो नेम, क्लास हैविंग नो नेम के बारे में बात की गई है। तो क्या है? कैन नॉट बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट, पहला ऑप्शन। एक क्लास हैविंग नो नेम, जिस क्लास का कोई नेम नहीं है, एनोनिमस क्लास है। कैन नॉट बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, ये एज एन आर्गूमेंट पास नहीं हो सकती क्योंकि जब उसका नाम ही नहीं है। कैन नॉट हैव ए कंस्ट्रक्टर, ये जो है कंस्ट्रक्टर, कैन नॉट हैव ए कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है, और कैन नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर, कैन नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है मेरे हिसाब से। जो है इसमें एक और बी, दो ऑप्शन ठीक होंगे इसके, ए और बी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है नहीं, हम तो लिखेंगे यहाँ पर ए एंड बी, तो दोनों ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक क्लास हैविंग नो नेम, जिस क्लास का कोई नेम नहीं होता है, तो एक तो ये ऑप्शन ठीक है कि कैन नॉट बी पास्ड इन एज एन आर्गूमेंट, इसको एज एन आर्गूमेंट पास नहीं किया जा सकता। इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, कैन नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर, लेकिन इसका डिस्ट्रक्टर हो सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्ट्रक्टर बन जाएगा आई थिंक। एक बार आप कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ऑप्शन ए और बी इसके दो ठीक होंगे बस। ये एक डिस्ट्रक्टर इसका हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट, क्योंकि एक डिस्ट्रक्टर होता है जो डिस्ट्रॉय करता है उसको। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय उसका हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 18 देखते हैं। फॉर ए मेथड टू बी एन इंटरफेस बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ए क्लास, देखो आउटसाइड वर्ल्ड और क्लास के बीच में इंटरफेस की तरह काम करे मेथड, तो उस मेथड को क्या होना चाहिए बताइए। तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करवाना कौन कराएगा? पब्लिक करवाएगा ना। तो 18 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पब्लिक जो होता है वो बाहर आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो जाता है, तो बाहर की दुनिया से कौन इंटरफेस बनवाएगा मेथड का? पब्लिक कीवर्ड बनवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 19, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, इन ए स्ट्रक्ट द एक्सेस कंट्रोल इज़ पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल ठीक बात अभी हमने पढ़ा था। स्ट्रक्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है? पब्लिक होता है। बी देखते हैं,
इन ए क्लास द एक्सेस कंट्रोल इज बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट, ये भी हमने अभी देखा था कि क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है, स्ट्रक्ट में पब्लिक होता है, क्लास में प्राइवेट होता है। इन क्लास द एक्सेस कंट्रोल इज पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट, ये गलत होता है, ये तो स्ट्रक्ट का बता रहा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन ए और बी ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द फील्ड्स इन ए क्लास ऑफ अ C++ प्रोग्राम आर बाय डिफ़ॉल्ट, तो क्वेश्चन आया था ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या होगा, जो क्लास के अंदर C++ प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर जो क्लास है उसके अंदर जो फील्ड्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेंबर प्राइवेट होते हैं, चाहे फील्ड हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं C++ में, इवन जावा में भी। ऊप्स का कंसेप्ट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कंस्ट्रक्टर की बात की जा रही है। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो फंक्शन होता है, जो क्लास है ना, वही जो क्लास होता है वही उसका नाम होता है, उसी को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है बताइए, तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, एन ऑब्जेक्ट इज ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, ए क्लास इज यूज्ड। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इमीडिएटली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जो हमारी क्लास होती है ना उसी का नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे ही आपकी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स आर करेक्ट। तो देखो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात की जा रही है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं, एक कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्गूमेंट्स बट डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट, बिल्कुल ठीक बात है। कंस्ट्रक्टर्स के अंदर आर्गूमेंट्स हो सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर आर्गूमेंट नहीं होते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इस मान लो एक क्लास हमने क्लास लिखा ए, ठीक है, तो ए नाम से ही जो है ना ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा, उसको हम ए बोलेंगे। और जो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ए से ही बनेगा लेकिन इसके आगे टिल्ड का सिंबल बना होता है, ये इससे डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, जो फंक्शन जिसको हम फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके अंदर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी ओवरलोडेड बट डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, बिल्कुल ठीक बात है, कंस्ट्रक्टर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सी देखते हैं, डिस्ट्रक्टर्स कैन टेक आर्गुमेंट्स बट कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट, डिस्ट्रक्टर्स कैन, ये तो उल्टा हो गया पहले का, ठीक है, डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट थोड़ी लेते हैं, तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी ठीक, मतलब कि डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये वाला इसका ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। देखते हैं, ए डिस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड, जो हमें करेक्ट स्टेटमेंट उसको चूज करना है। ए डिस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड, क्या डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेड नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेड नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है, कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, ये अपने आप कॉल होता है। कौन कॉल करता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तो अपने आप कॉल हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। कंस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिटेड नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात, तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें को हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनलाइन फंक्शन। देखो इनलाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं C++ में, है ना। द इनलाइन फंक्शन क्या कह रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट बताना, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट स्पीड्स अप एग्जीक्यूशन, जो इनलाइन फंक्शन है इससे स्पीड बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, स्पीड अप करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट स्लो डाउन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन करता है, ये गलत है, एग्जीक्यूशन स्लो डाउन थोड़ी करता है। इट इंक्रीजेज द कोड साइज, ये कोड साइज को इंक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली कंपाइल टाइम पर ना फंक्शंस की बॉडी को फंक्शन की जहाँ पर कॉल किया गया वहीं पर रिप्लेस कर देता है, तो इससे क्या होता है कि कोड साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ़ many functions have the same name, ठीक है, many functions have the same name, which of the following information if present will be used by the compiler to invoke the correct function to be used। अगर बहुत सारे फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं विद सेम नेम से, तो वो कैसे उनको रेक्टिफाई करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकता है वो, ठीक है ना, कंपाइलर। तो देखो इसके लिए एक तो यूज़ होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ होता है ये,
ठीक है, जो क्लास और मेथड के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, कि उस पता लगाता है कि भाई ये जो मेथड है सेम नेम से दो अलग अलग क्लासेस में, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करेगा वो, पहली चीज़। दूसरा जो करेगा वो फंक्शन के सिग्नेचर से, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके अंदर हम आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, उससे पास करेगा। रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, एक तो जब बहुत सारे फंक्शन सेम नेम से अवेलेबल हों तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेगा कंपाइलर, और सिग्नेचर का यूज़ करेगा, इससे पता लगाएगा कि भाई फंक्शन की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक हो जाएंगे, यहाँ पर ए और सी दोनों ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following parameter passing mechanism is are supported by C++ but not by C? तो देखो ये हमारे पास पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म है, इनमें से बताओ कौन सा जो है C++ करता है, C नहीं करता है। ठीक है, तो देखो ये आसान है, तो पास बाई रेफरेंस होता है। ठीक है, पास बाई वैल्यू रिजल्ट ये दोनों सी में भी हो जाते हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं, लेकिन पास बाई वैल्यू जो है ये डायरेक्टली सी में नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है। हालांकि सी में कर सकते हैं इस चीज़ को, पॉइंटर्स के थ्रू किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली पास बाई रेफरेंस नहीं होता है। पॉइंटर्स के थ्रू इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है सी में, लेकिन डायरेक्टली पास बाई रेफरेंस सी में अवेलेबल नहीं होता, ये सी प्लस प्लस का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शंस इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड इनलाइन। अच्छा, इनलाइन को बनाना है तो बताइए आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन कौन सी होगी। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, ए फंक्शन दैट इज स्मॉल एंड इज़ नॉट कॉल्ड फ्रीक्वेंटली। तो ऐसा नहीं, देखो स्मॉल होना चाहिए, जो फंक्शन स्मॉल हो, ये पहली प्रॉपर्टी ठीक हो रही है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड फ्रीक्वेंटली, ये गलत हो गया भाई। जो फ्रीक्वेंटली कॉल होते हैं ना बार बार, तब जाकर के इनलाइन फंक्शन की फीचर बनती है, तो ये ठीक हो जाता अगर यहाँ पर नॉट ना लिखा होता। बी देखते हैं, ए फंक्शन दैट इज स्मॉल एंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली। यस, यही हमारा ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। फंक्शन स्मॉल होना चाहिए और फ्रीक्वेंटली उसको कॉल किया जाना चाहिए, बार बार उसको कॉल किया जाना चाहिए, तब इनलाइन फंक्शन बनाना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 ऑप्शन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग decides if a function that is declared inline is indeed going to be treated inline in the executable code or not। तो जिस फंक्शन को डिक्लेयर किया गया inline, वो inline की तरह ट्रीट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कौन डिक्लेयर करेगा? तो कंपाइलर करता है, बताया था अभी कि inline फंक्शन, inline कीवर्ड मिलते ही कंपाइलर क्या करता है, उस फंक्शन की बॉडी को जहाँ पर उसको कॉल किया गया है एग्जैक्टली रिप्लेस कर देता है। तो उसी की वजह से उसका साइज भी बढ़ जाता है, लेकिन स्पीड अप हो जाता है। लेकिन ये होता तभी है जब आपके फंक्शन का साइज छोटा हो। ठीक है, साइज छोटा हो और बार बार उसको कॉल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शंस इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड इनलाइन। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, नहीं अलग है। ओके, अरे अच्छा ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ए फंक्शन दैट इज स्मॉल। हाँ, तो ये 29 का जो है बी ऑप्शन ठीक हो जाए, अभी हमने पढ़ा था भाई। इनलाइन बनाने के लिए क्या सबसे अच्छी कंडीशन है? सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि फंक्शन छोटा होना चाहिए और फ्रीक्वेंटली कॉल होना चाहिए। ठीक है, 30th क्वेश्चन को देखते हैं। 30th क्वेश्चन, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पास बाय रेफरेंस इज दैट द कॉल्ड फंक्शन में इनएडवर्टेंटली करप्ट द कॉल्स डेटा, दिस कैन बी अवॉइडेड बाई। तो देखो, जब पास बाय रेफरेंस करते हैं तो उसमें जो कॉल्ड जो होता है ना, कॉल्ड फंक्शन होता है ना, वो कॉलर डेटा को और डिस्ट्रॉय कर देता है कभी कभी। तो इससे बचने का एक तरीका क्या है, उसका बच्चे का इससे बचने का एक अच्छा तरीका ये है कि क्या पॉइंटर को पास किया जाए? नहीं। क्या डिक्लेयरिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स कांस्टेंट? बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जब हमने फंक्शन को बनाया, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, उनको कांस्टेंट कर दो तो वो फिक्स हो जाएंगे, चेंज ही नहीं होंगे, तो लॉस्ट होने का भी चांस नहीं होगा। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, डिक्लेयर द फॉर्मल पैरामीटर्स कांस्टेंट। इससे क्या होगा कि पास बाय रेफरेंस जब तकनीक यूज़ की गई है और उसमें फंक्शन जो है वो कॉलर्स के डेटा को करप्ट कर देता है, तो उससे बचने का तरीका ये है कि फॉर्मल पैरामीटर्स को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, डेटा हाइडिंग इज़ यूज टू क्रिएट। तो डेटा हाइडिंग तो बताइए क्या करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है? तो ये होता है भैया, इनलाइन के लिए यूज़ होता है? नहीं होता है। क्या ये प्राइवेट क्लास मेंबर्स के लिए होता है? बिल्कुल ठीक बात है, ये प्राइवेट क्लास मेंबर्स के लिए होता है। प्राइवेट का मतलब ये होता है छुपा के रखना, और डेटा हाइडिंग का मतलब ये होता है छुपा के रखना। प्राइवेट क्लास मेंबर्स के लिए डेटा हाइडिंग का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फ्रेंडशिप में बी ग्रांटेड टू। तो जो फ्रेंड फंक्शन होता है ना, जैसे फ्रेंड फंक्शन आपस में फ्रेंड फंक्शन बनते हैं,
तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसको ग्रांट और कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है कि देखो, नो मेंबर फंक्शंस ऑफ अदर क्लास, दूसरी क्लास के मेंबर को हम फ्रेंडशिप नहीं बना सकते। बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये गलत हो गया। वन मेंबर फंक्शन फ्रॉम वन अनदर क्लास, केवल एक मेंबर फंक्शन फ्रॉम दूसरी क्लास से नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कर सकते हैं। वन मेंबर फंक्शन फ्रॉम ईच फ्रॉम एज मैनी क्लासेस एज अप्रोप्रिएट। वन मेंबर नहीं, नहीं वन नहीं होता है, कितने भी, एनी नंबर एनी क्लास। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक बच रहा है बस। एज मैनी मेंबर फंक्शंस ऑफ अदर क्लासेस एज अप्रोप्रिएट कैन बी एलिजिबल फॉर फ्रेंडशिप, मीन्स फ्रेंड फंक्शन उनको बनाया जा सकता है। 32 और 33 देखिए, 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ़ माई क्लास इज़ ए फ्रेंड ऑफ योर क्लास, अच्छा मेरी क्लास जो है वो आपकी क्लास की फ्रेंड है, तो इसमें से ट्रू बताना है। तो ट्रू क्या है, देखो, योर क्लास इज़ ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास, नहीं ये तो गलत है भाई। मेरी क्लास आपकी फ्रेंड है, आपकी क्लास मेरी फ्रेंड है नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये बताया गया कि मेरी क्लास आपकी फ्रेंड है, आपकी क्लास मेरी फ्रेंड है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर बी, योर क्लास इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास, योर क्लास इज़ नॉट ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास, नहीं ये गलत है भाई, आपकी क्लास तो मेरी फ्रेंड है। ठीक है ना, योर क्लास इज़ माई फ्रेंड, माई क्लास इज़ ए फ्रेंड ऑफ योर क्लास, मेरी क्लास जो है आपकी फ्रेंड है, तो ये गलत हो जाएगा दिस वन। सी ऑप्शन देखते हैं, योर क्लास मे और मे नॉट बी ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास। ठीक है, योर क्लास मे और मे नॉट बी ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, देखो, माई क्लास इज़ ए फ्रेंड ऑफ योर क्लास, मेरी क्लास आपकी फ्रेंड है, आपकी क्लास की फ्रेंड है, लेकिन आपकी क्लास मेरी क्लास की फ्रेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। योर क्लास कैन नॉट बी ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ये भी गलत है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है भाई, मेरी क्लास आपकी क्लास की फ्रेंड है तो आपकी क्लास मेरी क्लास की फ्रेंड भी हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी मुझे ठीक लग रहा है, ऑप्शन ठीक यहाँ पर ठीक है। योर क्लास मे और मे नॉट बी फ्रेंड ऑफ योर इफ ऑफ माई क्लास। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 34 देखते हैं, 34 ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्सिंग ए वेरिएबल। ठीक है, फोर्सिंग ए वेरिएबल टाइप टू बिकम अनदर टाइप बिफोर एसेसिंग एन एप्रोप्रिएट फंक्शन। तो देखो, ये टाइप को चेंज करना, फोर्सफुली टाइप को चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको कोएर्सन बोलते हैं, कोएर्सन। फोर्सफुली टाइप को चेंज करना कोएर्सन बोलते हैं, कोएर्सन। 35, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कह रहा है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक काम, एक ही चीज़ और बहुत सारे काम करना, तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते, पढ़ा था हमने, वन वन थिंग एंड मैनी फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। 36 देखिए, स्पेसिफिकली ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स, तो ओवरलोडिंग में स्पेसिफिकली क्या इन्वॉल्व होता है ये हमें बताना है। तो देखो क्या होता है, क्या इसमें वन फंक्शन विद ए वैरायटी ऑफ आर्गुमेंट्स होता है, आगे देखते हैं। क्या इसमें मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड विद द सेम नेम होता है, हाँ ये ठीक लग रहा है, मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड विद द सेम नेम, एक नेम, काम बहुत सारे, नाम बहुत सारे, मल्टीपल फंक्शंस, बिल्कुल ठीक, ये ठीक लग रहा है। आगे देख लेते हैं, वन फंक्शन विद मल्टीपल नेम्स, वन फंक्शन विद मल्टीपल नेम, नहीं भाई, वन नेम मल्टीपल फंक्शंस ऐसा होता है, वन नेम, वन फंक्शन मल्टीपल नेम नहीं होता है, वन नेम मल्टीपल फंक्शंस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। मल्टीपल फंक्शंस विद डिफरेंट नेम्स नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही ठीक हो रहा है। क्या कह रहा है ये, मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड विद द सेम नेम, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, एक नेम और बहुत सारे फंक्शन उसके बना लेंगे हम, लाइक पैरामीटर को चेंज करके, टाइप को चेंज करके, ऐसा करके हम बहुत सारे फंक्शन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर्स इज प्राइमरीली फोकस ऑन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर्स जो होते हैं प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आसान क्वेश्चन है वैसे ये, देखो, प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, क्या प्रोसीजर के ऊपर फोकस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट नीडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम, ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड द टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म विद दोज ऑब्जेक्ट्स, यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक होने वाला कि इसका 37 का, ऑब्जेक्ट एंड द टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म विद दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, होपफुली कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक पर क्वेश्चंस बनवाने हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, कोई सजेशन हो सजेशन दे देना। अगर आप ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नई नई चीज़ें हैं जो भी हम अपलोड करेंगे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और जो भी आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप कुछ चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर हम कुछ वीडियोस बनाएं, एमसीक्यू अपलोड करें, तो आप प्लीज़ बता सकते हो। आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल दोज क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।